हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज हम लोग राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली हर आयोग का जो नाम है, आयोग नाम से ही चल जाएगा मालूम कि ये आयोग किसके बारे में है और ये क्या काम करता है। देखिए, ध्यान से आप समझिए, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में। तो ये देखिए, एक बाल अधिकार संरक्षण मतलब जो बालक होते हैं, इस आयोग के तहत 18 वर्ष से कम जितने भी लोग हैं, बालक हैं, उन सभी को बालक के रूप में दर्जा दिया जाता है। तो वो बालकों के अधिकार और संरक्षण से संबंधित ये आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। ठीक है। देखिए, सबसे मेन चीज समझें क्या है। यह एक सांविधिक आयोग है, संवैधानिक आयोग नहीं है, सांविधिक आयोग है। मतलब ये संविधान के तहत इसका गठन नहीं किया गया है। ये एक विधि बनाकर, ध्यान कीजिए, विधि लिखा है ना, ये विधि बनाकर केंद्र सरकार ने इसका गठन किया हुआ है। ठीक है। चलिए, अब प्रथम गठन की बात करते हैं। देखिए, हम पूरा प्रयास करते हैं कि हर एक चीज को एज सुन एज जल्दी करें और आपका कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा मैटर हो, जिससे आप लोग उसको अच्छे से पढ़ाई का जितना समय है वो मैक्सिमम यूटिलाइज कर सके। ये नहीं कि थोड़ा सा मैटर है और बहुत सारी यहाँ वहाँ की बातें करें, जिससे क्या होगा, समय खींचिए आपका। बिल्कुल भी नहीं, 24 अप्रैल बहुत पास में है, तो इसमें वो पूरा प्रयास करते हैं जिसमें आपको जल्दी से जल्दी समझ में आ सके और कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा मैटर हो सके। ठीक है। अब देखिए, 5 मार्च 2007, ये क्या है, प्रथम गठन कब है? 5 मार्च 2007 को इसका प्रथम गठन किया गया था। और ये गठन 2007 को क्यों किया था, इसका जब हम लोग ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा 2007 में ही इसका क्यों किया गया। ठीक है। इसका जो नोडल मंत्रालय, मतलब हर एक मंत्रालय होता है जो अपने अंडर जितने भी निकाय होते हैं उनको क्या करता है, ध्यान रखता है, उनमें कंट्रोल करता है, उसकी समय समय पर गतिविधियों पर नियंत्रण करता है। ये सब काम कौन करता है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है। गठन कौन करेगा? केंद्र सरकार द्वारा इसका गठन होता है। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। प्रथम अध्यक्ष शांता सिन्हा, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। प्लीज आप इसको जरूर ध्यान से कर लिखिएगा और ध्यान रखिएगा। एक नोट डाउन प्लीज, हमेशा अपने अपने शॉर्ट्स नोट्स जरूर बनाइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके रिवीजन के समय को बचाता है और बहुत अच्छा एक ऐसा नोट्स तैयार होता है जो आपका खुद का मौलिक होता है। ठीक है। बाल अधिकार, एक्चुअली ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की बात करें तो बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन हुआ था। ठीक है। यह जो अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में कुछ नियमों की श्रृंखला थी। उसको क्या किया संयुक्त राष्ट्र ने? 20 नवंबर 1989 को क्या एक्सेप्ट कर लिया और लागू कब कर लिया? 2 सितंबर 1990 को। ठीक है। चूंकि भारत भी इसमें साइन किया, भारत में भी इसने क्या है, 1992 में इस पूरे जो नियम है या बालकों के लिए आगे जो भी कार्य किए जाएंगे या उनके कल्याण के लिए हर एक देश प्रतिबद्ध रहेगा, इस आधार पर एक उन्होंने साइन किया। और साइन करने पे भारत ने भी साइन किया, जो 1992 में साइन किया। उसका मतलब ये था कि जो नियम है हम अपने देश में भी लागू करेंगे, एक एक्ट बनाकर, एक नियम बनाकर, या कुछ भी ऐसा करेंगे जो बालक के अधिकारों के संरक्षण के लिए काम होगा। ठीक है। अब 2005 में क्या हुआ, इन्होंने देखिए पूरा 13 साल लग गए, 13 साल, 13 साल बाद वो जाकर इन्होंने क्या किया, फाइनली एक 2005 में एक एक्ट बनाया। एक्ट क्या था? राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005। इन्होंने एक्ट बनाया 2005 में, और ये 2005 में बनाया। 2006 में क्या हुआ, ये पास हुआ, और 2007 में उसी के आधार पर आयोग की स्थापना हुई। ठीक है। आयोग का जो गठन है वो कौन करेगा? केंद्र सरकार द्वारा होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है कि ये के जो एक्ट किसने बनाया है, केंद्र सरकार द्वारा ही बनाया गया है। तो गठन या बाकी व्यवस्थाएं केंद्र सरकार द्वारा ही होती है। ठीक है। अब हम लोग इसकी संरचना के बारे में समझ लें। क्या है संरचना? ये संरचना है, आयोग की संरचना 1+6 से, मतलब एक होगा आपका प्रेसिडेंट और 6 होंगे उसके मेंबर। इन सबको मिलाकर टोटल कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। जैसे एक 7 सदस्यीय आयोग है, एक अध्यक्ष हो गया, 6 सदस्य होंगे, और इसमें 2 महिलाओं का होना अनिवार्य है। क्या होगा? 2 महिलाओं का होना अनिवार्य है, ये बिल्कुल कंपलसरी है। इन जो मेंबर्स में 2 फीमेल्स जरूर होंगी। इस बात को भी आप समझिएगा और याद रखिएगा अच्छे से, अक्सर संरचना भी पूछता है वो। एक सदस्य सचिव के रूप में काम करेगा, मतलब जो उसका गवर्नमेंट्स के जितने भी रूल्स रेगुलेशन बताना समझाना, एक सचिव सेक्रेटरी के रूप में काम करेगा। अब अध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में बात करें हम,
नियुक्ति क्या है? क्योंकि ये जो कमेटी है, ये कमेटी की बात करते हैं, तो ये कमेटी है, इस कमेटी की जो नियुक्ति कौन करेगा? एक अन्य कमेटी बनेगी। वो कमेटी कौन सी होगी? 3 सदस्यीय चयन समिति होगी, जो इस सभी 1+6 मतलब 6 मेंबर और एक अध्यक्ष का चुनाव करेगी। वो समिति बनाई जाएगी। अध्यक्ष की नियुक्ति या बाकी लोगों की नियुक्ति भी सेम ऐसी होगी। कैसे होगी? अब देखिए, 3 सदस्य की चयन की समिति होगी। इस समिति में कौन कौन होगा वो हम लोग समझते हैं अभी। क्योंकि जो अध्यक्ष की नियुक्ति है और सदस्यों की नियुक्ति एक प्रोसेस के तहत ही होती है। क्या क्या होती है वो हम समझते हैं। देखिए आइए, इस हम केवल अभी अध्यक्ष की बात करें। हम प्रेसिडेंट कैसे बनेगा आप समझिए। ये प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट बनने की तरीका क्या होगा? एक चयन समिति होगी, उसमें अध्यक्ष कौन होगा? महिला बाल विकास मंत्री होंगे। 2 सदस्य होंगे जो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होंगे। सदस्यों की नियुक्ति, देखिए अभी तो प्रेसिडेंट हो गया, ये प्रेसिडेंट की नियुक्ति हो गई। अब जो प्रेसिडेंट के साथ मिलकर क्या करेंगे? ये जो केंद्र सरकार सदस्यों की नियुक्ति करेगी। मतलब कुल मिलाकर आप मैंने सब कुछ हाथ किसके हाथ में होता है? केंद्र सरकार के हाथ में होता है। केंद्र सरकार ही मेंबर्स की नियुक्ति करती है, केंद्र सरकार ही प्रेसिडेंट की नियुक्ति करती है। और जब प्रेसिडेंट की नियुक्ति करते हैं उसमें 3 लोगों की कमेटी बनती है। एक क्या होती है? एक होता है अध्यक्ष, ये अध्यक्ष महिला बाल विकास मंत्री, और 2 हो गए सदस्य। मतलब ये आपके सदस्य हो गए कौन? जो भी केंद्र सरकार तय करेंगे। ठीक है। अब अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं के बारे में हम लोग बात कर लें। यहां तक क्लियर हो गया? अब योग्यताओं के बारे में बात कर लेते हैं। क्या क्या योग्यताएं होती हैं? अध्यक्ष उस व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा जिसने बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए असाधारण काम किया हो। मतलब काम तो किया हो, असाधारण एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क किया हो, जिससे ये लगे कि हाँ ये बालकों के अधिकार के संरक्षण के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। तो यह क्या होगा? ऐसे लोगों को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा। जो अन्य 6 सदस्य होंगे वो अलग अलग उसमें क्या पारंगत होंगे अपने अपने क्षेत्र में। कोई शिक्षा में हो सकता है, कोई बाल स्वास्थ्य देखभाल कल्याण बाल विकास में हो सकता है, कोई किशोर न्याय या वंचित बच्चों की देखभाल से संबंधित हो सकता है, कोई बाल श्रम से संबंधित हो सकता है, कोई बाल मनोविज्ञान से हो सकता है, या बाल कानून से। मतलब ये सभी योग्यताओं में अपने अपने क्षेत्र से वो बेस्ट होंगे। उनके आधार पर क्या होंगे? इनकी 6 सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। तो क्या समझ में आ गया? 1+6=7 हो गया आपका। मतलब टोटल 7 लोग हो गए। ध्यान रखिए 7 का। अब हम कार्यकाल की बात करते हैं। कार्यकाल की बात करेंगे तो कार्यकाल में क्या होगा? कार्यकाल बहुत ध्यान समझिएगा। कार्यकाल अलग अलग है। ये अध्यक्ष का 3 साल तो है, सदस्य का 3 साल तो है, लेकिन अध्यक्ष 65 साल तक अपना काम कर सकता है। लेकिन जो सदस्य है वह केवल 60 वर्ष तक काम कर सकता है। मतलब जो प्रेसिडेंट होगा उसको 60 ईयर से नहीं, क्या होगा? वो होगा 65 ईयर्स। क्या होगा? वो 65 ईयर्स होंगे। ठीक ठीक है ना? 65 ईयर्स। और ये जो सदस्य है, देखिए सदस्य 60 साल, मतलब जो मेंबर्स होंगे उनकी 60 ईयर्स। क्या है? उनकी 60 ईयर्स, उनकी 60 ईयर्स होगी। बाकी ड्यूरेशन दो सबको सेम है, 3 साल, लेकिन सबका एक 65 साल है और एक 60 साल है। और इनकी पुनर्नियुक्ति, इन दोनों की पुनर्नियुक्ति हेतु ये पात्र होंगे, लेकिन केवल 2 कार्यकालों के लिए। किसके लिए? केवल 2 कार्यकालों के लिए। यह कंप्लीट 2 कार्यकाल ही अपना पूरा कर सकते हैं पुनर्नियुक्ति के हिसाब से। ठीक है। मतलब यदि प्रेसिडेंट होगा ये 2 बार बन सकता है, मेंबर होगा 2 बार, अपनी ही पोस्ट में 2 बार बन सकता है। लेकिन यदि मेंबर क्या होगा? प्रेसिडेंट बनता है, प्रेसिडेंट बनता है तो फिर ये 2 बार कार्यकाल पूरा कर सकता है। मतलब प्रेसिडेंट अपने पद के रूप में केवल इनको 2 बार से अधिक वो काम नहीं कर सकते। ठीक है। त्याग पत्र और पद से हटाना, ये क्या है?
त्याग पत्र कौन हटा करे, वो किसको दे सकता है त्याग पत्र? यदि कोई स्वेच्छा से अपने पद से हटना चाहता है, या प्रेसिडेंट हो या मेंबर हो कोई भी, तो क्या कर सकता है वो केंद्र सरकार को क्या है स्वेच्छा से त्याग पत्र दे सकता है। मान लीजिए कोई ऐसा है किसी अन्य कारण से उनका कार्य बेहतर नहीं है, या जो भी है, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को लगता है कि इनको पद से हटाना है, ठीक है, उन स्थिति में आधार क्या क्या होंगे? साबित कदाचार, असमर्थता, दिवालिया घोषित होने, पदावधि में के दौरान अन्यत्र पद नियोजन पर, विकटचित मतलब मानसिक स्थिति ठीक ना होना, नैतिक रूप से वो काम अच्छा से नहीं कर पा रहे हैं, ये अपराध भी मानने के आधार पर उनको भी कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ा आधार है, वो लगातार 3 बैठकों पे अनुपस्थित रहते हैं। इस स्थिति में भी क्या करेंगे? इन स्थितियों में भी उनको पद से केंद्र सरकार हटा सकती है, ठीक है। अब अध्यक्ष, जो अध्यक्ष होंगे और सदस्य, ये क्या होगा? बिना बिना सुनवाई पद से नहीं हटा सकता। मतलब ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार ने फरमान दे दिया कि ऐसा करिए आप यहां से पद से हट जाइए, बिल्कुल नहीं। उनको सुनवाई होगी, एक प्रोसेस होगी, उस प्रोसेस के तहत ही उनको हटाया जा सकता है। अध्यक्ष या सदस्य का पद रिक्त होने में 90 दिन के भीतर उनकी नियुक्ति की जाएगी, एवं नियुक्ति शेष कार्यकाल के लिए होगी। मतलब आप समझिए कि 90 दिन, कोई प्रेसिडेंट है या मेंबर है, इन्होंने क्या किया, इनका पद क्या हो गया? रिक्त हो गया। और जब पद रिक्त हो गया तो क्या स्थिति बनेगी? पद रिक्त के बाद इनको 90 दिन के अंदर इसकी नियुक्ति कंपलसरी है कि वो पोस्ट भरी ही जाएगी। और जब ये भरी जाएगी, हो सकता हो प्रेसिडेंट ने मान लीजिए 2 साल कार्यकाल पूरा किया हो, 1 साल बचा हो उनका, तो जो जो नियुक्ति होगी किसके लिए होगी? 1 साल के लिए होगी, बचे हुए कार्यकाल के लिए होगी। ठीक उसी प्रकार से मेंबर्स होंगे, मेंबर्स के लिए भी क्या है, मान लीजिए किसी ने 1 साल केवल वर्क किया, ठीक है ना, और 2 साल इसका बचा हुआ है, तो क्या कर नियुक्ति क्या होगी? केवल 2 साल के लिए होगी, ठीक है। वेतन भत्ते, सेवा शर्तें, ये सभी कौन तय करेगा? केंद्रीय सरकार द्वारा ही तय होगा। और अलाभकारी परिवर्तन, मतलब चेंजेस हो सकते हैं इसमें, लेकिन क्या सकता है? सैलरी बढ़ सकती है, घट नहीं सकती, ठीक है ना। तो क्या होगा इसमें? बढ़ने का प्रावधान जरूर है, इसमें अलाभकारी परिवर्तन लिखा हुआ है। आयोग जो भी कार्य करेगा वो कार्य केंद्र एवं राज्य सरकार को दिया जाएगा, प्रतिवेदन की हमने क्या क्या काम किया हुआ है, ठीक है। अब आयोग की प्रक्रिया के बारे में बात कर लें। क्या है प्रक्रिया आयोग की? आयोग केंद्र सरकार के सहयोग से अपनी प्रक्रिया स्वयं निर्धारित कर सकेगा। मतलब सहयोग तो केंद्र सरकार का बिल्कुल लेना ही पड़ेगा इनको, लेकिन हाँ, वो स्वयं प्रक्रियाओं को स्वयं कर सकता है अपने कार्यालय में ऐसे समय पर जो अध्यक्ष ठीक समझे। नियमित रूप से अधिवेशन करेगा, मतलब मीटिंग कर सकता है। जो 2 अधिवेशन होंगे उसके मध्य 3 माह से ज्यादा का समय नहीं होना चाहिए। 3 माह का, ये ध्यान दीजिएगा, पूछता है कितने माह का समय का अंतर होना चाहिए। 3 माह, बिल्कुल, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आयोग के सभी निर्णय बहुमत द्वारा किए जाएंगे, बिल्कुल बहुमत होना चाहिए। ये नहीं कि एक व्यक्ति अध्यक्ष ने जो कह दिया मान लिया जाए, बिल्कुल नहीं, बहुमत जरूरी है। आरंभ जो शुरुआत होगी, अध्यक्ष मत नहीं देगा। मतलब यदि मान लीजिए 1+6 है, ठीक है ना, एक हो गया प्रेसिडेंट और 6 हो गए मेंबर्स, और यदि 6 मेंबर्स में से 4 मेंबर्स किसी पक्ष में है, ठीक है, कोई पक्ष में किसी काम के लिए और 2 नहीं है, तो एक बहुमत 4 का हो गया। लेकिन ऐसी स्थिति मान लीजिए 3 मेंबर एक जगह, 3 मेंबर एक जगह और 3 मेंबर एक जगह, अलग अलग इनका मत होता है, मतलब जस्ट अपोजिट होते हैं। उस स्थिति में मत जो क्या होंगे, इसके भी 3 और इसके भी 3, तो क्या होगा कुछ, तो निर्णायक मत देने की उस समय अध्यक्ष मत दे सकता है। मतलब वो या तो यहाँ एक कर दे या तो यहाँ, दोनों में एक कर देगा तो बहुमत हो जाएगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में पीठासीन अधिकारी निर्णायक मत देगा। मान लीजिए किसी कारण से अध्यक्ष नहीं है, तो उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में भी जो पीठासीन अधिकारी होगा वो क्या करेगा? पीठासीन अधिकारी निर्णायक मत देने की स्थिति में होगा, ठीक है। अब
हम लोग क्या है, अब देखिए इसमें दिया हुआ है किसी अध्यक्ष, यदि अध्यक्ष किन्हीं कारणों से आयोग के अधिवेशन में उपस्थित रहने में असमर्थ है तो उस अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने में से चुना गया कोई सदस्य पीठासीन होगा। किसी कारण से मान लीजिए पीठासीन जो अधिकारी है वो नहीं है, अनुपस्थित है, तो उस स्थिति में क्या होगा, पीठासीन अधिकारी नहीं है तो उस स्थिति में क्या होगा, जो उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने में से कोई भी एक सदस्य को पीठासीन अधिकारी चयन कर लिया जाएगा। आयोग के कार्य प्रक्रिया गणपूर्ति आयोग द्वारा केंद्र सरकार से मिलकर ही तय होगी। ये नहीं कि अपने आप से कर लें, बिल्कुल नहीं। आयोग के सभी आदेश और विनिश्चय सदस्य सहित सदस्य सचिव द्वारा प्रमाणित किए जाएंगे। आयोग की शक्तियां देखिए ध्यान से, ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है। ये क्या है, 1908 के तहत दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं और ये वही शक्तियां हैं जो महिला आयोग को भी प्राप्त थी, आपने देखा होगा मानवाधिकार आयोग को प्राप्त थी, उन सभी को भी यह शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक है, अब आयोग के मेन कार्य क्या क्या है, यदि हम जिस लिए नियुक्त हुआ है उसका काम क्या है आयोग के, बाल अधिकार संरक्षण संबंधी कानून की समीक्षा करना, मतलब जो कानून बने हैं वो कैसे हैं, अच्छे हैं कि नहीं है, कुछ कमी तो नहीं है, बेहतर होने चाहिए, इसकी समीक्षा करना। बाल अधिकार संबंधी कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सिफारिश करना, किसको, केंद्र सरकार को बताएंगे भैया कुछ इफेक्टिव कैसे इफेक्ट हो सकता है, इफेक्टिव रूप से वो कानून लागू हो सकते हैं। रक्षात्मक उपायों के संबंध में केंद्र सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करना, रिपोर्ट किसको करेंगे, केंद्र सरकार करेंगे। बाल अधिकारों के उल्लंघन की जांच करना और कार्यवाही के संबंधों में सिफारिश करना। बाल अधिकारों का लाभ उठाने का निषेध करने वाले कारकों की पहचान कर उन्हें दूर करने के उपायों की सिफारिश करना। मान लीजिए कोई ऐसा है जो उनके लिए सही नहीं है, उन कारकों की पहचान करना और उन्हें दूर करने का प्रयास करना या सिफारिश करना। प्रयास नहीं, केवल सिफारिश, ये केवल सिफारिश करेंगे कि मेन काम कौन करेगा, केंद्र सरकार। बाल अधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान करना, रिसर्च भी करना कि और कैसे बेहतर हो सकती चीजें। बाल अधिकारों के संबंध में जागरूकता फैलाना, किशोर संरक्षण गृहों का दौरा करके उनकी समीक्षा करना। ठीक है, ये पूरा कार्य हो गया। अब हम इनके अध्यक्ष के बारे में बात करते हैं। अध्यक्ष, अभी तक जो अध्यक्ष है, सबसे पहले अध्यक्ष कौन थी, शांता सिन्हा, फिर उसके बाद फिर शांता सिन्हा बनी, मतलब 2 कार्यकाल इन्होंने पूरे किए। कितने किए कार्यकाल, कितने कार्यकाल हुए, 2 कार्यकाल हुए। फिर कुशाल सिंह आ गए, फिर कुशाल सिंह आ गए और इसी तरह से बाकी लोग भी आए, पर ज्यादा लोगों थी नहीं। 2007 में बना हुआ है और 2 वर्ष देखिए शांता सिन्हा ही आ गई हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि केवल ये क्या है, कुशाल सिंह के बाद अब हम थोड़ा सा और समझ में आएगा क्या है। देखिए ये हो गया कंप्लीट। हाँ, उसके बाद स्तुति नारायण कक्कर हैं, ठीक है ना। फिर प्रियांक कानून को जो 2018 से चल रहे हैं और वर्तमान में क्या अपडेट करना पड़ेगा, एक बार ध्यान दीजिएगा कौन है ये, ठीक है। अब मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग, यह ठीक वैसा ही है, इनके कार्य वैसे ही हैं जैसे राष्ट्रीय आयोग के हैं। हाँ, इसमें जो अध्यक्ष पूछेगा तो अध्यक्ष में वर्तमान में अभी बिल्कुल अपडेट है कि कोई भी इसका अध्यक्ष नहीं है, पद रिक्त है। तो इस बात को भी आप बिल्कुल यदि कोई क्वेश्चन आता है तो समझ से। बाकी देखिए इसमें क्या है, प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में बाल अधिकार संरक्षण आयोग के गठन उद्देश्य प्रदेश में बाल अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करना है, इसका मुख्य उद्देश्य है। ऐसी व्यवस्था स्थापित करना है जो बच्चों के हित में सभी कानूनी प्रावधानों, उनके संरक्षण विकास के लिए प्रदेश में चलाई जा रही समस्त योजनाओं की सटीकता, संपूर्णता, प्रभावशीलता की निगरानी कर सके और उन्हें और अधिक प्रभाव उत्पादक बनाने की सजग प्रहरी और मार्गदर्शक के रूप में भूमिका निभा सके, ताकि बच्चों के प्रदेश के बच्चों के लिए सकारात्मक खुशहाल वातावरण बन सके। ठीक है, सदस्य देखिए इसमें सेम वही है, एक अध्यक्ष होगा और एक 6 क्या होंगे, सदस्य होंगे। सेम वही चीज है जो आपने अभी राष्ट्रीय में पढ़ी, कितने हुई 1+6। ठीक है, अब आयोग के कार्य देखें, आयोग के कार्य भी सेम वही है जो राष्ट्रीय स्तर पे है और ये प्रदेश स्तर पे है। तो ये आपका राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग पूरा कंप्लीट हो गया।
और आप प्लीज इसको अपने खुद के नोट्स बना लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके भविष्य में आपको रिवीजन करने में और कुछ भी अपडेट करने में बहुत काम आएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।